जब हमारा थायराइड ग्लैंड या थायराइड ग्रंथि जो होती है हार्मोन का स्राव लिमिट से ज्यादा करने लगती है और हमारा मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाता है, जिसे आयुर्वेद की भाषा में तीक्ष्ण अग्नि कहा जाता है। और इसी को कहा जाता है मॉडर्न साइंस के अंदर हाइपर थायराइडिज्म, यानी कि थायराइड का सीमा से अधिक बढ़ जाना, उसका हाइपर हो जाना, और ये हमें बहुत सारी समस्या देता है। आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार से हाइपर थायराइडिज्म को बैलेंस किया जाए। पिछली वीडियो में हमने हाइपोथायराइडिज्म यानी कि जब ग्रंथि का स्राव सीमा से कम हो जाता है तो उसके अंदर क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। आज हम चर्चा करते हैं हाइपरथायराइडिज्म में। तो चलिए वीडियो को बिना समय गवाए शुरू करते हैं। सादर प्रणाम, मैं विशाल एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपनी यूट्यूब चैनल सनातन मार्ग पर। सनातन मार्ग चैनल देता है आपको आयुर्वेद संबंधित जानकारियां जो आपके स्वास्थ्य में वृद्धि करती है, और इसी प्रकार की स्वास्थ्यवर्धक जानकारियों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच जाए। हाइपरथायराइड यानी कि हमारे थायराइड ग्लैंड से T3 T4 हार्मोन्स का जो स्राव है बहुत ज्यादा हो जाता है, इसे ही कहा जाता है। आयुर्वेदा ऐसा कहता है कि इस समय हमारी अग्नि बहुत ज्यादा वृद्धि कर जाती है, यानी कि अग्नि बहुत तीक्ष्ण हो जाती है, तेज हो जाती है, जिसे कहा जाता है मेटाबॉलिज्म रेट, ये बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। लेकिन जब आपकी अग्नि बहुत ज्यादा तीक्ष्ण हो जाएगी, डाइजेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा लिमिट से ज्यादा, तो आपको भूख बहुत जल्दी लगेगी। आप कुछ भी खाएंगे तुरंत पच जाएगा, डाइजेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, फिर तुरंत आपको भूख लग जाएगी। लेकिन उसके अंदर क्या होता है, जब उसका पाचन होता है तो अग्नि उसे पूरी तरह भस्म ही कर देती है। यानी कि जैसे आप समझ सकते हैं कि एक मध्यम आंच पर आप जिस तरह से रोटी सेकते हैं तो रोटी बहुत अच्छी पकती है, लेकिन एक बहुत लिमिट से ज्यादा आंच कर दी जाए तो रोटी सीधी ही जल जाती है। तो वैसी रोटी हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं होती है, कुछ लाभ नहीं देती है, क्योंकि उसके पोषक तत्व भी उसी प्रकार से जल जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब हमारी अग्नि तीक्ष्ण हो जाती है और हम जो कुछ भी आहार लेते हैं, जो कुछ भी भोजन खाते हैं, तो बहुत ज्यादा अग्नि का प्रभाव उस पर पड़ता है और उसे वह भस्म ही कर देती है, यानी कि जला देती है। बहुत कम अच्छा रस बन पाता है और फिर वो शरीर को अच्छी तरह पोषण नहीं दे पाती है। इसी कारण से जब हाइपरथायराइड की समस्या होती है तो उसमें आपको भूख बहुत ज्यादा लगेगी, परंतु आपके शरीर में वो लगेगा नहीं। आप दुबले पतले होते जाएंगे, बहुत ज्यादा कमजोर होते जाएंगे। क्यों? क्योंकि अग्नि बहुत तीक्ष्ण हो गई है। आपके भोजन के साथ साथ आपके शारीरिक रस, रक्त, मांस इत्यादि जो धातुएं हैं उनका भी वो पाचन करने लगी। इसीलिए हाइपरथायराइड में व्यक्ति का वजन बहुत तेजी से गिरता है और उसको भूख और प्यास बहुत ज्यादा लगती है, क्योंकि बॉडी में हीट का डिसऑर्डर होता है। क्योंकि आयुर्वेदा ऐसा कहता है कि यह पित्त और वात के कारण होता है, और जो हाइपोथायराइडिज्म था कफ और वात के कारण था, वहाँ अग्नि कम थी तो ही हमारा पाचन बहुत ही धीमा पड़ जाता है। और यहाँ पर अग्नि बहुत तेज है तो पाचन लिमिट से ज्यादा बढ़ गया है। अग्नि तेज है तो गर्मी लगेगी, तो आपको प्यास भी इसके अंदर बहुत ज्यादा लगेगी, भूख भी ज्यादा लगेगी, वजन गिरता चला जाएगा और आपको क्रोध भी आएगा, यानी कि गुस्सा आना, हाइपर हो जाना, एकदम से हार्ट बीट का एकदम से तेज हो जाना, पसीने वगैरह आने लगना, पसीना छूटने लगना शरीर से, या शरीर के अंदर गर्मी, बेचैनी, इस तरह की समस्या बनी रहती। आपको वजन कम होने के साथ साथ हार्ट और ब्रीदिंग डिफिकल्टीज भी हो सकती है, हृदय संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, बीपी बढ़ सकता है आपका, क्या कहें ब्रीदिंग डिफिकल्टी, श्वास कांस के रोग हो सकते हैं, जैसे अस्थमा वगैरह जो होता है, ये समय के साथ होता है। जैसे जैसे थायराइडिज्म लंबा चलता है तब ये समस्या होती है। फिर आगे बात करें तो इसके अंदर बालों का पतला होना, बाल टूटना, बाल झड़ना या गिरना, ये भी एक इसका विशेष लक्षण है। और फिर आगे बात करें तो थायराइड जो ग्रंथि होती है वह भी इसके अंदर सूज सकती है, बड़ी हो सकती है, या आपको गर्दन के ऊपर उभार दिख सकता है। इसमें आपको कमजोरी बनी रह सकती है, थकान रह सकती है, साथ ही साथ हड्डियां आपकी कमजोर रह सकती हैं, क्योंकि वायु के कारण आपकी हड्डी कमजोर हो जाती है और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्या हो सकती है, यानी कि हड्डियों का घनत्व कम हो जाता है, बोन डेंसिटी घट जाती है और हड्डियां बहुत ही कमजोर पड़ जाती हैं। छोटे छोटे चोट लगने पर वो टूट सकती हैं, डैमेज हो सकती है, इस तरह की समस्या हो सकती है। कई बार आपको दस्त लग सकते हैं, क्योंकि जब पित्त की वृद्धि होती है तो उसके कारण हमें दस्त या कहें कि अतिसार या लूज मोशन हो जाते हैं, और कई बार आपको उल्टी भी हो सकती है, तो दस्त उल्टी जैसी समस्या हो सकती है। ये सभी लक्षण सभी को नहीं आते हैं, और कई बार तो थायराइड जो होता है एसिम्प्टोमेटिक हो जाता है, यानी कि कोई भी लक्षण नहीं दिखाता। जब आप इसकी जांच कराते हैं तब पता लगता है कि जो हार्मोन है बढ़ा है कि घटा हुआ है। इसी तरह से यूरिन के अंदर आपको बहुत ज्यादा यूरिन आएगा, बहुत ज्यादा पसीना आएगा, या कहें कि सेक्सुअल डिसऑर्डर हो जाएंगे, सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाएंगी,
और अगर महिला है तो उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल या तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा या बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। कारणों की बात करें तो इसके अंदर वही कारण है जो पित्त और वात को बढ़ाने वाले। पित्त को बढ़ाने वाले बहुत ज्यादा गर्म भोजन, तीखा, तला, मिर्च, मसाला इनका सेवन करना। वात को बढ़ाने वाले बहुत ज्यादा ठंडा या बहुत बासी वगैरह, फास्ट फूड वगैरह, बहुत पहले का फ्रिज में रखा हुआ बार बार उसको रीयूज करना, गर्म कर करके खाना, ऐसी सभी चीजें जो है इसको जन्म देती हैं। और बात करें तो बहुत हल्का भोजन करना, काफी लाइट भोजन करना। आपको भूख बहुत तेज है फिर भी थोड़ा खाया, हल्का खाया, क्या कहें कि बहुत ज्यादा उपवास करना, फोर्सफुली जो उपवास हम करते हैं, यानी कि भूख लग रही है जबरदस्ती उसे रोक करके लंबे लंबे समय तक भूख और प्यास दोनों को रोक के हम उपवास या फास्टिंग करे जा रहे हैं, ये सब चीजें थायराइड को जन्म देती हैं। और फिर बात करें तो चिंता, शोक, तनाव वगैरह, एंजाइटी, डिप्रेशन जिसे कहा जाता है, वो सभी चीजें भी इस बीमारी को जन्म देती है। आयुर्वेदा का ऐसा मानना है कि हमारी समान वायु यानी कि पेट में रहने वाली जो अग्नि को बैलेंस करती है, मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करती है, वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव होकर के हमारी उदान वायु यानी कि चेस्ट के आसपास जो या गले के आसपास जो वायु रहती है उसको कमजोर कर देती है। इसके कारण अग्नि की बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है, यानी कि मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है और ये समस्या क्रिएट होती है। अब बात करते हैं समाधान यानी कि सॉल्यूशन की। तो इस समस्या के अंदर हमारी बॉडी में वाता एंड पित्ता, जो कि वात और पित्त हैं, दोनों ही बढ़ चुके हैं, उन्होंने कफ को कम कर दिया। तो हमें इन तीनों चीजों को बैलेंस करना है, तब जाके ये समस्या खत्म हो जाएगी। तो अग्नि आपकी बहुत तेज है, पाचन बहुत स्ट्रॉन्ग है, हर चीज को बहुत जल्दी से पचा ले रहा है। तो एक बात ध्यान रखिए कि आपको इसमें हल्की फुल्की चीजों से काम नहीं चलेगा। आप इसमें भारी भोजन करें। भारी भोजन का अर्थ है मीठी चीजों का सेवन करें, स्निग्ध यानी कि जो घी इत्यादि से बनी हुई चीजें होती हैं, तैलीय चीजें होती हैं, उनका सेवन करें। जबकि हाइपोथायराइडिज्म में ये सब मना होता है क्योंकि वो मंद अग्नि का रोग है, तो उसके अंदर आपको हल्का भोजन करना। देखिए, थायराइड लोग समझ लेते हैं कि थायराइड का इलाज, तो यहाँ पर जो इस वीडियो को सुन रहे होंगे उनको लग रहा होगा एक थायराइड में उन्होंने बताया है कि काफी हल्का खाना है, एक थायराइड में बता रहे हैं भारी खाना है। तो जब दोनों थायराइड हैं बट इनकी जो टाइप्स हैं उनके अकॉर्डिंग दोनों ही सिचुएशन अलग अलग हो जाती है, इसलिए इसके अंदर हमें भारी आहार करना है। उसके अंदर हम दूध, दही, घी, मक्खन ऐसी सभी चीजें सेवन कर सकते हैं। उससे होगा क्या कि जब हम भारी चीजें खाएंगे तो अग्नि को उसे पचाने में बहुत समय लगेगा, और जब वो भारी चीजें बार बार जब हम खाएंगे तो अग्नि धीरे धीरे कम होने लगेगी और बैलेंस होने लगेगी। लेकिन जब हम हल्की चीजें खा लेंगे तो तुरंत उसे पचा करके, और कहें कि बहुत अधिक पचा करके, उसे डैमेज कर सकती है, जिसका पूरा लाभ शरीर को नहीं मिलेगा। एक उदाहरण से समझें तो यदि जंगल में आग लगी है और सामने गेहूं के पके हुए खेत उसको मिल जाए तो बड़ी ही तेजी से वो आग भड़कती हुई चली जाएगी और प्रचंड हो जाएगी। लेकिन यदि गीला जंगल मिल जाए जहाँ पर हरी घास हो या कोई हरी फसल हो, हरे पेड़ हो, तो वो आग अपने आप को धीरे धीरे कमजोर पाएगी और वो धीरे धीरे मंद होती चली जाएगी। तो यही इसका रीजन है कि जो हरी चीजें हैं उनको आप भारी आहार मान के चलिए, और जो सूखी गेहूं की फसल है उसे आप हल्का आहार मान के चलिए। तो आप उसको हल्का आहार देंगे तो आपकी अग्नि बड़ी आसानी से उसे पचा लेगी, उसके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा और भड़क जाएगी। लेकिन उसे जब आप भारी आहार देंगे तो फिर वो धीरे धीरे कंट्रोल होने लगेगी। आप इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे मीठे जो होते हैं, मुनक्का, आप इसमें मुनक्का का प्रयोग कर सकते हैं, किशमिश का प्रयोग कर सकते हैं, खजूर का प्रयोग कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा रहता है, इसमें पित्त को और वायु को दोनों को कंट्रोल करता है। साथ ही साथ अश्वगंधा और शतावत, ये दोनों ही चीजें, खास करके जो अश्वगंधा है, हाइपो और हाइपर दोनों तरह के थायराइड में बहुत अच्छा काम करता है। तो इसके अंदर भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। फिर और भी ऐसी चीजें हैं जैसे अमलकी यानी कि आंवला, उसका भी इसके अंदर आप प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि वो त्रिदोष नाशक है, तीनों दोषों को बैलेंस करता है। यहाँ पर आंवले को आप घी के साथ प्रयोग करें तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। फिर उसके बाद गुड़ूची यानी कि गिलोय का आप सेवन कर सकते हैं। गिलोय की घनवटी आती है या गिलोय का काढ़ा आप ले तो ये भी वायु को बैलेंस करने का काम करता है। फिर ऐसे ही यष्टि मधु यानी कि मुलैठी का सेवन यहाँ पर पित्त को शांत करने वाला होता है, साथ ही साथ वायु को कंट्रोल करता है। मुलैठी इसके अंदर बहुत ज्यादा कारगर हो सकती है। इसको आप काढ़े की फॉर्म में या ऐसे भी मुख में दबा के चूस सकते हैं। इसकी एक लकड़ी आती है, उसको आप मुंह में रख लीजिए खाना खाने के बाद और उसको आप चूसते रहिए। और फिर इसमें धनिया, जो धनिया के बीज होते हैं, उसका पानी आप रात भर भिगो के रखिए, 1 चम्मच धनिया गिलास पानी में भिगोइए और फिर आप उसका सुबह छान करके अच्छे से रगड़ के मसाले करके धनिया का भी सेवन कर लीजिए और ऊपर से पानी पी लीजिए, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। आयुर्वेद में कुछ ऑयल और घृत आते हैं, घी आते हैं, इसका आप सेवन कर सकते हैं। जैसे क्षीरबला तेल आता है, क्षीरबला तेल का आप अभ्यंग यानी कि बॉडी मसाज करें तो ये वायु को दूर करता है, साथ ही साथ आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ लाने का काम करता है। तो जो दुबलापन है, पतलापन है थायराइड के कारण,
वो आपका दूर होगा। फिर उसके बाद ऐसे ही चंदन घृत आता है। चंदनादि घृत जो होता है ये पित्त को शांत करने वाला होता है और वायु को भी बैलेंस करता है। और फिर ऐसे ही शतावर घृत आता है। शतावर घृत का भी आप सेवन कर सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा है। यदि आप इन सब चीजों के अलावा घर पे सिंपल सॉल्यूशन चाहते हैं तो नारियल के तेल से अभियान करें, पूरे बॉडी पर मसाज करें। यह पित्त को भी बैलेंस करता है, साथ साथ वायु को भी बैलेंस करेगा। फिर उसके बाद नस से यानी कि नाक में 2-2 बूंद गाय का घी डालें, ये बहुत ही अच्छा रहता है, खास करके पित्त को बैलेंस करेगा, वायु को बैलेंस करके आपकी जो हाइपरथायराइडिज्म की समस्या है उसके अंदर जो तनाव होता है, एंजाइटी होती है, इस तरह की समस्या को काफी जल्दी कंट्रोल करेगा। फिर से वही इंपॉर्टेंट बात जो मैंने हाइपो में भी बताया था कि तनाव, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सभी जो चीजें होती हैं इनको पहले आपको त्याग देना। यानी कि किसी भी चीज का ट्रीटमेंट करते समय, थायराइड ही नहीं किसी भी बीमारी का, आपको ये जो 3-4 शब्द हैं जो एक ही चीज से रिलेट करते हैं, आपके ब्रेन से, माइंड से, इन सभी को पहले छोड़ देना है, तब आप इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करें तो बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। तो तनाव, एंजाइटी को दूर करने के लिए आप योग, आसन, प्राणायाम, इन सबका सहारा ले सकते हैं, स्पिरिचुअल बुक का सहारा ले सकते हैं और मेडिटेशन कर सकते हैं। ये आपको बहुत ही ज्यादा रिलैक्स रखेगा। तो इसी तरह की ज्ञानवर्धक स्वास्थ्यवर्धक जानकारियों में हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपके पास समय पर। आज के लिए विदा लेते हैं, सादर प्रणाम।